चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम कई सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे कि किस कारणों की वजह से होती है, कौन से रीज़न इनकी वजह से होती है, कैसे क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। और पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1995 वाला, इस चैप्टर में केवल 1995 वाला था लेकिन मैंने 2016 वाला भी इंक्लूड कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि कौन कौन सी डिसीजेज रखी गई। क्वेश्चन केवीएस में भी पूछा गया और जनरली सारे टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक देख लीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी एनआईएस समरी की नेक्स्ट क्लास है जो कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब ये हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, ये जो एनआईएस समरी चल रही है केवल DTA+P के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हो या बिहार सुपर टेट की तैयारी करते हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयार करिएगा और काफ़ी मेहनत करती हो तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट उन तक जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, और अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक प्लेलिस्ट का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ CWSN। सबसे पहली पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि दे रखा है अकॉर्डिंग टू WHO। अब आपके लिए काम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी उसको आपको कमेंट करना है। सर्च करके कमेंट करिएगा, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ये भी कह सकते हो कि मैम आप बता दीजिए, तो मैं खुद ही कमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप, ये तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के बदले में यूज़ कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है वही हम समझेंगे। WHO ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि डिसेबिलिटी का मतलब होता है, यानी कि असक्तता का मतलब होता है देखने, सुनने, संप्रेषित करने, घूमने, सीखने की परेशानी। यानी कि देखने में, सुनने में, संप्रेषित का मतलब होता है कम्युनिकेट करने में, ठीक है, घूमने में और सीखने में, लर्निंग में जो परेशानियाँ होती हैं उन्हें हम डिसेबिलिटी कहते हैं। अब तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं। पहला है इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट को बाधिता बोलते हैं, ठीक, और असक्तता मतलब डिसेबिलिटी हो गया, विकलांगता मतलब हैंडीकैप हो गया। तो जो इम्पेयरमेंट होता है ना, वो आपका कोई भी स्ट्रक्चरल लॉस जो होता है, यानी कि संरचनात्मक छवि, जैसे अगर कान है तो कान में जो स्ट्रक्चर है, कान के स्ट्रक्चर में कुछ लॉस हो गया है तो उसको हम इम्पेयरमेंट बोलेंगे। डिसेबिलिटी का मतलब होता है उसके कार्य करने की में जो क्षमता नहीं है, ठीक है, कार्यात्मक अक्षमता कह सकते हो। ठीक है, फंक्शनल इनकैपेबिलिटी इसको कहते हैं कि उस जो जिस भी पार्ट में ये दिक्कत है उसमें उसकी कार्य करने में वो असक्षम है। ठीक है, विकलांगता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति सामाजिक रूप से अपने आप को असहाय महसूस करता है। विकलांगता वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब वो सामाजिक रूप से सोशल डिसएडवांटेज महसूस करता है, सामाजिक रूप से असहाय महसूस करने लगता है, तो उसको विकलांगता कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इम्पेयरमेंट का मतलब स्ट्रक्चरल लॉस, डिसेबिलिटी का मतलब फंक्शनल इनकैपेबिलिटी यानी कि काम करने में सक्षम नहीं है वो चीज़, और विकलांगता का मतलब जब सामाजिक रूप से असहाय महसूस करे व्यक्ति द्वारा ये महसूस किया जाए तो उसको विकलांगता कहते हैं। अब हम कुछ डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। पहला हम लोग देख रहे हैं कि संज्ञानात्मक असक्तता, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अब कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है, जैसे कि किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में जो मानसिक कार्यों को करने में वो असक्षम है, जैसे मानसिक रूप से या अपना खुद का देखभाल करने में उनकी, ऐसे बच्चों की जो गति होती है वो समान बच्चों की अपेक्षा धीमी होती है। ठीक है, इनका जो बौद्धिक विकास होता है वो भी धीमा होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है एवरेज से कम इनका बौद्धिक क्षमता होती है। बौद्धिक क्षमता का सेंस यानी कि इंटेलेक्चुअल जो पोटेंशियल होता है वो एवरेज से कम होता है, समान बच्चों से कम होता है, और इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो भी स्लो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से खुद का ध्यान भी नहीं रख पाते, सीखने की गति इनकी धीमी होती है, मानसिक रूप से। अच्छा, पहले क्या था कि पहले हम लोग मेंटली रिटार्टेड बच्चे बोलते थे ऐसे बच्चों को,
लेकिन अब ये जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी आई है वो उसी को रिप्लेस करता है मेंटली रिटार्टेड को, क्योंकि हम कहते हैं कि यार मानसिक रूप से परेशान है तो वो अच्छा नहीं लगता। इसकी जगह हम लोग अगर ये कहें कि वो संज्ञानात्मक रूप से असक्त है तो कहीं ना कहीं उन्हें विकलांग होने का ये चीज़ अनुभव नहीं हो पाएगा, मतलब वो फील नहीं करेंगे वो चीज़ को। इसीलिए मेंटली रिटार्टेड की जगह पे हम लोग कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बोलना ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है, ये जो फेज़ होता है ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वाला, ये डेवलपमेंट पीरियड में जीवन में पहले ही आता है, यानी कि जब विकास हो रही होती, विकास की अवस्था होती है तो विकास की अवस्था के दौरान जीवन में स्टार्टिंग में ही आ जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इसमें जो IQ होता है, क्योंकि समान जो एवरेज IQ होता है वो 75 के अबव जाता है। ठीक है, एवरेज 75 तक रहता है, तो इसका मतलब 75 के जो नीचे आएगा वो कैसे होंगे, वो उनको मानसिक रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे कितने से कितने के बीच में आता है, तो माइंड मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, यानी कि माइल्ड मेंटली, MR का मतलब है मेंटली रिटार्डेड, कम मानसिक मंदता वाले, इनका 50 से 75 रहता है। ठीक है, मॉडरेट माइंड रिटार्डेड मतलब साधारण वाले जो होते हैं वो 35 से 49 रहता है, यानी कि 35 से 50 भी बोल सकते हो, 49 रहता है। सीवियर वाले जो होते हैं वो 20 से 35 तक होता है। और प्रोफाउंड यानी कि गूढ़, जो सबसे जिनकी एकदम ही क्षमता अच्छी नहीं होती है मानसिक रूप से, वो एकदम ही रिटार्डेड होते हैं, तो वो हो जाएंगे 20 से कम। ऐसे बच्चे जनरली जीवित भी नहीं रह पाते हैं। तो ये आपके हो गए, ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं कि देखते हैं कुछ कारण के बारे में। इनमें इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस वजह से होता है, तो या इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन में जैसे रुबेला जो वायरस होता है या फिर मेनिंजाइटिस होता है, इन सब के इन्फेक्शन की वजह से भी ये डिसीज़, ये डिसेबिलिटी आती है। सदमा लग गया है कोई, या फिर दुर्घटना है, एक्सीडेंट हुआ है कोई, मेटाबॉलिज्म या न्यूट्रिशन पोषण ढंग से ना मिलने की वजह से भी चीज़ें हो जाती हैं। और माइंड डिसीज़, अगर माइंड में कोई ट्यूमर वगैरह बन गया है तो इस तरीके से इसकी वजह से हो जाता है। पैतृक प्रभाव में नाम याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोफेलस एंड माइक्रोसिफेलस, ये दोनों जो पेरेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बनती है। उसके अलावा गुणसूत्र असमानता, यानी कि क्रोमोसोम जो सिमिलरिटी नहीं होती है, उनमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे एक समान मनुष्य में 46 होते हैं, 46 मतलब 23 महिलाओं से 23 पुरुष से मिलकर के 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या होती है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है विच इज़ 40, जिसकी वजह से 47 हो जाता है। और वो जो एक एक्स्ट्रा होता है वो 21 नंबर का होता है, जिसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाती है। तो इसी वजह से 47 ये हो जाते हैं इसमें गुणसूत्र। तो ये भी कारण हो सकता है। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कोई मनोविकार है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये इनमें कारणों में ये दोनों नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एक तो डाउन सिंड्रोम और एक हाइड्रोफेलस एंड माइक्रोसिफेलस। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए मैंने सबके में प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर बच्चा माइंड से सही नहीं है तो उसको उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कि वो स्मृति समस्याएं, मतलब उसको याद करने में समस्याएं होंगी, अनअवेयरनेस हो जाएगी, जागरूकता की समस्या हो जाएगी, समस्या समाधान की समस्या हो जाएगी, भाषाई समस्या यानी कि भाषा को समझने में समस्या हो जाएगी, लिखकर और मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि लिखकर या बोलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो। ये सारी समस्या, ये तो कॉमन चीज़ है, लेकिन इसमें मैंने डाला है, आगे की जो पॉइंट्स है उसमें मैंने नहीं डाला है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि हाँ ये तो समस्या रहती हैं। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, श्रवण एंड वाचन। वाचन इसमें नहीं आएगा, वाचन अभी नीचे अलग से लिखा है मैंने, जिसमें है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो सुनने में विकार होता है या सुनने में बाधिता होती है, श्रवण बाधिता जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार का श्रवण विकार, यानी कि ऑडिटरी डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं। सुनने में कोई समस्या होती है उसको हम श्रवण बाधिता बोलते हैं। अब श्रवण बाधिता और बाधिता यानी कि डीफनेस में क्या अंतर होता है, तो डीफनेस में क्या होता है कि कान के माध्यम से भाषाई वाचन में भेदभाव करने में अत्यंत अक्षमता, मतलब कान के माध्यम से जब कोई आवाज़ जाती है तो आप लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं कर पाते हो, उसकी एक्सट्रीम लेवल पे आप असक्षम हो जाते हो, इसको बोलते हैं डिफनेस। और श्रवण बाधिता मतलब कुछ थोड़ा बहुत जो विकार होता है उसको श्रवण बाधिता के अंदर रखा जाता है। ये दोनों डिफरेंस है एक तरीके से। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का है कि एक व्यक्ति बहरा या डीफ
बधिर तब बोला जाएगा जब आवाज़ का स्तर 90 डेसिबल सुना जाता है। ये याद रखिएगा, 90 डेसिबल इससे संबंधित है, यानी कि समान से 5 से 10 गुना अधिक सुना जाता है। तो 5 से 10 गुना जब अधिक वो सुनता है, इसका मतलब उसको डीफ की कैटेगरी में रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो विस्तारित आवाज़ है यानी कि एम्पलीफाइड स्पीच है, उसको समझ नहीं सकता है। तो ये हो जाएगी डीफ का क्राइटेरिया। अब श्रवण बाधिता यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, इसमें 2 टाइप का होता है। एक होता है संवेदी यानी कि सेंसरी न्यूट्रल, और एक होता है संचालक यानी कि कंडक्टिव। अब इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, ऐसे इतना डिटेल तो पूछते नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। संवेदी में क्या होता है, संवेदी में जो हमारे जो सेंसरी नर्व्स होती हैं जिनके द्वारा ऑडिटरी सिग्नल्स जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम ही तो माइंड में फिर इंटरप्रेट होगा, फिर तभी तो हम लोग समझ में आता है कि हाँ ये क्या बोला जा रहा है। तो वही जो नर्व सिस्टम, जो सेंसरी नर्व है, वही डैमेज हो जाती है, तो उसको संवेदी में रखते हैं। इसकी वजह से श्रवण बाधिता आती है। और संचालक में क्या होता है, कान में ही कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें संचालक वाले में आ जाता है। अब कारण क्या हो सकते हैं, कारण अनुवांशिकी हो सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं इसमें अनुवांशिकी के, और थोड़ा इन्वॉल्वमेंट का तो वैसे भी रहता है, क्योंकि हमने पता ही है कि दोनों मिल करके ही अफेक्ट करते हैं हमको, हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे अनुवांशिकी का प्रभाव रहता है। दुर्घटना कोई हो गई है, कोई बीमारी, क्योंकि कोई और बीमारी होती है लेकिन इफेक्ट कभी कभी यहाँ पे पड़ जाता है कि सुनना बंद हो जाता है शोर की वजह से। तो शोर तो नॉइस पॉल्यूशन समझते ही हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है खत्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वाचन बाधिता क्या होती है। वाचन बाधिता का मतलब इसको बोलते हैं स्पीच इम्पेयरमेंट, है ना। स्पीच इम्पेयरमेंट मतलब बोलने में दिक्कत है। तो ये बोलने में दिक्कत किस वजह से होती है, कटे फटे तालु, मुँह कटे फटे मतलब मुंह में भी कुछ कटवट लग गया है, ओंठ कट गए हैं, इसकी वजह से मतलब वो साफ नहीं बोल पाते। सेरिब्रल पैल्सी और श्रवण बाधिता, सुनने की, अगर सुनने में समस्या है तो अभी आपने अक्सर देखा होगा जो सुन नहीं पाते वो अक्सर बोल भी नहीं पाते। तो उसका भी रीज़न ये होता है कि अगर सुन नहीं पाते तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या उस चीज़ को प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, ये भाषा हिंदी भाषा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हिंदी भाषा को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो ये काफ़ी टाइम में देखा गया है कि जो श्रवण बाधित होते हैं वो वाचन बाधिता से भी पीड़ित होते हैं। मस्तिष्क में कोई चोट लग गई है, और इसमें दो टाइप के, जैसे आवाज़ विहीनता, या तो आवाज़ बिल्कुल नहीं है, या वाचन बाधिता में हकलाना भी आ जाएगा। देखिए बाधिता का सेंस ये है कि ये नहीं कि कंप्लीट ही बुरा चला गया है, कंप्लीट भी हो सकता है, इन सेम टाइम पे थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है, जो कि मैं स्ट्रक्चरल लॉस बोलती हूँ जिसको, या फिर अभी WHO ने बोला है, मैंने क्या बोला, तो सेरिब्रल पैल्सी बताया मैंने, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें हम इसके बारे में जानेंगे कि सेरिब्रल पैल्सी में क्या होता है कि बच्चे अपनी मांसपेशियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। माइंड में ये चोट की वजह से होता है, लेकिन अपनी मांसपेशियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, शारीरिक गति जो फिजिकल मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वाचन बाधिता कैसे आता है कि वो बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो हकला के या फिर ऐसे थोड़ा टूट के बोलेंगे, तो पूरी ही एकदम आवाज़ नहीं जाती, लेकिन हाँ कुछ इम्पेयरमेंट रहता है, ठीक है। अब आता है दृष्टि बाधिता में क्या होता है। दृष्टि बाधिता मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने में दिक्कत है। एक खराब दृष्टि वाले होते हैं, एक ब्लाइंड होते हैं, तो उनको 2 पार्ट में बांटा गया, एक तो पुअर विजन वाले, एक पूरी तरीके से ब्लाइंड। जो पुअर विजन वाले होते हैं वो बच्चे जो प्रकाश देख सकते हैं लेकिन आकार नहीं देख सकते, मतलब उनको प्रकाश सा लगता है लेकिन शेप को ढंग से नहीं समझ पाते। और ब्लाइंड वो होते हैं जिनको प्रकाश भी नहीं समझ में आता, ठीक है, प्रकाश का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लीगली ब्लाइंड किसको बोला जाता है। तो लीगली ब्लाइंड में अगर जो दृष्टि क्षमता है, जो विज़न आपकी कैपेबिलिटी है वो 20/200 है, और जो विज़न का एरिया है वो आपका 20 डिग्री से कम है, तो आपको लीगली ब्लाइंड बोला जाएगा, ठीक है। तो लीगली ब्लाइंड क्या होते हैं, जिनकी दृष्टि क्षमता कितनी होती है, वो आपकी 20/200, ये डेटा बस याद रखना है आपको, और जो एरिया है वो 20 डिग्री से कम है, देन वो पर्सन को लीगली ब्लाइंड कहा जाएगा। अब कारण क्या क्या होते हैं, विटामिन ए की कमी हो सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कैटरैक्ट बोलते हैं। इनक्यूबेटर में, अब ये बच्चों के लिए है कि जब बच्चों को मशीन में रखा जाता है, जब जिससे उनकी ग्रोथ अगर इमेच्योर है तो उनको कुछ दिन के लिए मशीन में रखा जाता है, तो मशीन में जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देते हैं तो उसकी वजह से भी आँखों पे प्रभाव पड़ता है।
ग्लूकोमा एक डिसीज़ होती है जिसमें आँख में उच्च दबाव के कारण रेटिना को नुकसान हो जाता है। तो याद रखिएगा, ग्लूकोमा में क्या होता है, रेटिना को नुकसान पहुंचता है। और गर्भावस्था या वंशानुगत भी चीज़ें हो, ये अंधापन हो सकता है। ठीक है, गर्भावस्था में कैसे कि अगर मान लीजिए माँ कुछ पॉइजनस चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें ले रही है तो उस टाइम पे। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, वर्णांधता जिसको कहते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस में जनरली लाल हरे में डिफरेंस नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में प्रॉपर दे रखा था कि निश्चित रंगों के जो पेयर होते हैं उनमें अंतर नहीं कर पाते। ये किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो जैसे कम है तो थोड़ा बहुत अंतर कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ फिर भी कुछ जो रंग हैं उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, और जिनमें ज़्यादा होती है वो मैक्सिमम रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ये परेशानी, मतलब कलर ब्लाइंडनेस का मतलब रंगों को ना समझना, बस इतना याद रखिएगा। अब आता है अगले जो इम्पेयरमेंट है वो हम पढ़ेंगे लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। तो लोकोमोटर मतलब गति प्रेरक, जो आपकी शारीरिक मूवमेंट होती है उसमें अगर कोई बाधिता आती है तो इसको लोकोमोटर इम्पेयरमेंट कहेंगे। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण में अर्थराइटिस हो जाएगा। अर्थराइटिस में क्या होता है कि जोड़ों में जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होता है। ये एक मतलब जो अर्थराइटिस होता है क्रोनिक सिंड्रोम होता है, ये जनरली ये बना रहता है। और सेरिब्रल पैल्सी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं फिर से, अभी मैंने बताया भी था। इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क पक्षाघात बोलते हैं। अब प्रमस्तिष्क का मतलब है कि जब मस्तिष्क मैच्योर होने से पहले ही मस्तिष्क के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे कोई लॉस हो जाता है। अब ये चोट वगैरह की वजह से भी हो सकता है, और ये जनरली एक डिसीज़ नहीं होती, इसको चोट का ही प्रकार माना गया। तो याद रखिएगा, ये एक चोट का ही टाइप है, इसको डिसीज़ नहीं माना जाता है। ये क्या होता है, समय के साथ बदतर नहीं होती, जैसी है वैसी ही रहेगी। जैसी ये डिसीज़, जैसी ये चोट स्टार्टिंग से थी जिसकी वजह से जो दिक्कतें हो रही थी वो लाइफ टाइम वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है, CP की कंडीशन जो होती है, ये अधिकांश जन्म के पहले या जन्म के दौरान होते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है तो जन्म के पहले हो सकती है, जन्म के दौरान होती है, बाद में होने के चांसेस के बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अब इसमें मैंने बताया भी था, इसमें क्या क्या हो जाता है कि अपनी मांसपेशियों पे कंट्रोल, तो अपनी मांसपेशियों पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसका मतलब उसको चलने फिरने में दिक्कत होगी। शारीरिक जो मूवमेंट होते हैं, शरीर में जो मूवमेंट होते हैं उनमें दिक्कत हो जाएगी। तो सेरिब्रल पैल्सी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से लोकोमोटर इम्पेयरमेंट होता है। हेड इंजरी, सिर में कोई चोट लग गई है उसकी वजह से। और स्ट्रोक में आपका ये CVA याद रखिएगा। CVA यहाँ पे 3 टाइप के हैं। ठीक है, ये 3 टाइप को समझ लेते हैं हम लोग। स्ट्रोक में सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, ये जो आघात पहुंचता है, स्ट्रोक को हिंदी में आघात बोलते हैं, ये 3 मुख्य कारण की वजह से होते हैं। एक तो होता है थ्रम्बोसिस। थ्रम्बोसिस में क्या होता है, खून का जमना होता है। हैमरेज में जो माइंड के टिश्यू होते हैं उनमें ब्लड का फ्लो होने लगता है, ब्लड बहने लगता है, टिश्यू से ब्लड निकलने लगता है। और इम्बोलिज्म में क्या होता है, एक बड़ा जो क्लॉटिंग होती है उसका टूट जाना, और जो आर्टरी होती है उसको अवरुद्ध कर देना। तो ये केस हो जाते हैं। इसमें मैंने बताया थ्रम्बोसिस में खून जम जाता है। हैमरेज में क्या होता है, टिश्यू से ब्लड का फ्लो होने लगता है। और इम्बोलिज्म में क्या होता है, एक बड़ा थक्के का, क्लॉटिंग का टूट जाना और आर्टरी को रोक देना, आर्टरी को अवरुद्ध कर देना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अब आता है पार्किंसन डिसीज़। पार्किंसन डिसीज़ जो होती है वो जनरली प्रौढ़ में होती है, यानी कि एडल्ट में होती है, जो बूढ़े हो चुके होते हैं उनमें होती है। इनमें जो मसल्स होती हैं बहुत रिजिड सी हो जाती हैं और गति संचालन में धीमापन हो जाता है, मतलब उनका जो मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे काम करते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या चीज़ आ जाती है, एक तो ब्रेन आ जाता है एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक, अब यही इसमें क्या डैमेज होता है, इसमें जो नर्व फाइबर होते हैं, कि हमारी बॉडी में नर्व सेल फैले हुए हैं, उसमें जो नर्व फाइबर होते हैं वो उसके ऊपर एक लेयरिंग होती है, ठीक है, कवरिंग होती है, वही कवरिंग नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंटरप्रेट होता है, मैसेज का इंटरप्रेट होता है वो अफेक्ट होता है। वो अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो शारीरिक गतियाँ हैं, जो छोटी छोटी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में, वो हो जाने में, उसको होने में दिक्कत होगी।
तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से लोकोमोटर इम्पेयरमेंट होता है। अब आता है मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये एक हेरिडिटी डिसीज़ का एक ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस, यानी कि मस्कुलर मतलब मांसपेशियों में वीकनेस रहती है, बस इतना याद रख सकते हो, ठीक है। चलने में, फिर सांस लेने में, पहुँचने में, हाथों पे कंट्रोल नहीं रहता, ये सारी दिक्कतें इसमें आ जाती हैं। लोकोमोटर में देखिए आपका क्या होगा, गति का मतलब ये नहीं कि केवल आप चलने फिरने में, आप जैसे हाथों का जो मूवमेंट होता है किसी चीज़ को पकड़ने में, ये सारी दिक्कतें इनमें आ जाती हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारे अभी पॉइंट आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एक्ट पढ़ेंगे उनमें भी आपको ये सारे डिसीजेज मिलेंगी। तो मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया, तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट है बहुबाधिता। क्या होता है, बहुबाधिता का मतलब बहुत सारी दिक्कत एक साथ आ गई। तो मल्टीपल इम्पेयरमेंट, लाइक डी फॉर ब्लाइंडनेस, आपने अक्सर सुना होगा कि जो व्यक्ति अंधा है उसके अंदर वो सुन भी नहीं पाता जल्दी। तो ये कॉम्बिनेशन जो साथ में 2-3 डिसीजेस का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को मल्टीपल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अब आता है लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या चीज़ें आ जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटी तो सबको अच्छे से पता होगा कि सीखने में जब प्रॉब्लम होती है तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधी अशक्तता होती है, और डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधी, कैलकुलिया में गणितीय गणना। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे आप क्या करें, कैलकुलेशन किस में होती है, मैथ्स में होती है, इसीलिए मैथ्स का हो गया डिसऑर्डर। ग्राफिया जो है, ग्राफ में हम लोग लिखते ही तो है ना, बनाते ही तो है ना, तो वो लिखने से संबंधित हो गया। और फिर बचा क्या, डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित हो गया। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके कारण ये हो सकते हैं आनुवांशिकी, वही हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। गर्भावस्था या जन्म के दौरान या जन्म के बाद की समस्या, यानी कि गर्भ के दौरान भी कुछ समस्या हो जाती है। देखिए माँ के गर्भ में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर माँ कैसा पोषण लेती है। अगर वो उस टाइम पे टॉक्सिक चीज़ें ले रही है तो बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जन्म के दौरान अगर कोई समस्या आ जाती है या जन्म के बाद कोई समस्या आ जाती है, ये सारे कारण हो जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के। अब देखते हैं EBD क्या। EBD का मतलब होता है इमोशन एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, कि संवेदनात्मक रूप से और व्यवहारात्मक रूप का जो विकार होता है, ये बच्चों में तो होता ही होता है और किशोरों में भी होता है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसमें मतलब अपने सहपाठियों के साथ या अपने परिवार के साथ अलग हट के रहना, या फिर वो इमोशनल रूप से टूट जाना, तो ये सारा इसमें आता है, इस डिसऑर्डर में आता है। उसके कारण क्या होते हैं, वंशानुगत हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है, समाज के जो ताने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस विकार को लाने में जिम्मेदार होते हैं। और मादक पदार्थ में जो सेवन हो जाता है शराब वगैरह का, हिंसा, अगर परिवार में कोई बच्चा है अपने परिवार में हिंसा देखता है, आस पड़ोस में हिंसा देखता है, जिसकी वजह से इस डिसऑर्डर का शिकार होता है। अब वेटिंग चाइल्ड क्या होता है, वेटिंग चाइल्ड उन बच्चों को बोला जाता है जो गोद लेने के वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको गोद लिया जा सकता है, लीगली फ्री होते हैं, यानी कि उस संस्था में रखे गए होते हैं जहाँ से उनको गोद लिया जा सकता है, या फिर ऑर्फनेज है वहाँ से, तो ये वेटिंग चाइल्ड बोले जाते हैं। अब ये पॉइंट बहुत डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था एक्चुअली जब मैंने बुक पढ़ी। ऐसे ही होता है ना कि जब आप बुक पढ़ते हो तो एग्जैक्टली आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इंडियन एडॉप्शन सिस्टम में ओनली हिंदू हैव राइट टू अडॉप्ट, केवल हिंदू जो होते हैं उनके पास ये अधिकार है अडॉप्ट करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक मनोवैज्ञानिक जो होता है वो बच्चों की, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, एक मनोवैज्ञानिक बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यता, कॉग्निटिव एबिलिटी को मूल्यांकन करता है, ठीक है, कि कितना वो संज्ञानात्मक रूप से सक्षम है, इसको इवैल्यूएट करता है। जबकि एक जो शिक्षक होता है वो बच्चों के अधिगम कौशलों को करता है, यानी कि लर्निंग स्किल को करता है। तो याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक क्या करेगा, कॉग्निटिव एबिलिटी को, जबकि शिक्षक क्या करेगा, लर्निंग स्किल्स को इवैल्यूएट करता है। तो हम लोग यहाँ पे थे कि यूनाइटेड नेशन CRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूनाइटेड नेशन में एक सम्मेलन हुआ था जो अशक्त लोगों के अधिकारों के लिए था, ठीक है। ये इससे केवीएस में भी क्वेश्चन पूछा भी गया था। कब आया था, 2007 में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल संधि है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए होंगे, सब लोग अपनी जगह लागू करेंगे। तो ये अशक्त व्यक्ति, यानी कि जो डिसेबल व्यक्ति हैं, उनके राइट्स के लिए ये बनाया गया था, कन्वेंशन सम्मेलन हुआ था। जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है, उसमें 31 दिसंबर 2006 को ये अपनाया गया,
ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर जो हुए हैं, साइन हुए 2007 में हुए हैं, इसीलिए फाइनल आंसर 2007 को मानेंगे। लेकिन अगर 2007 ऑप्शन में नहीं है देन 2006 आप टिक कर सकते हो। शिक्षा, अच्छा, इस सम्मेलन में ये बात कही गई थी कि जितना भी जो अधिकार हैं, अच्छा इसमें कौन कौन से अधिकार होंगे आप खुद सोचिए। नॉर्मल जो मानव के अधिकार होते हैं ना, वही रखे गए हैं कि उनको शिक्षा पाने का अधिकार है, उनके साथ भेदभाव ना हो, ठीक है, उनको समाज में रहने का अधिकार है, और उनके लिए जो बिल्डिंग वगैरह बने ना, उनको ध्यान में रख के बनाई जाए, उनके लिए सोप की सुविधा हो कि आसानी से वो वहाँ जा सके, उनका मजाक न बनाया जाए। सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही अधिकार में आ जाएंगी। तो आई थिंक उन्हें इतना याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो आप वैसे भी कर लोगे अगर आप एलिमिनेट करते हो कि हाँ ये गलत बात कही जा रही है। तो अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में एक बात कही गई थी कि जो भी नियम बनाए जाएंगे या जो भी अधिकार दिए जाएंगे उसको क्रियान्वयन, उनको एग्जीक्यूशन करने का काम राज्य को दिया जाएगा, यानी कि स्टेट को दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट को दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। और हमारे यहाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सूचियाँ हैं, 3 लिस्ट हैं। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, यानी कि केंद्र की लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो उसको डिटेल में समझ सकते हैं, समझेंगे। और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची, कंकरेंट को बोलते हैं समवर्ती सूची। जो शिक्षा है हमारे यहाँ इंडिया में, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। हर लिस्ट में कुछ कुछ विषय डाले गए हैं, उन्हीं विषय पे उनको कानून बनाने का हक है। लाइक जो सेंटर की सूची होती है, सेंटर में जो भी विषय हैं उन पे सेंटर को कानून बनाने का हक है। जो स्टेट सूची के विषय हैं उन पे स्टेट को कानून बनाने का हक है, और जो समवर्ती सूची दोनों को कानून बनाने का हक है। कॉन्ट्रडिक्ट होने पर सेंटर वाला माना जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर दोनों में अगर वो मतभेद हो गया तो सेंटर वाला ही फाइनली लागू किया जाता है। तो जो हमारी एजुकेशन है वो समवर्ती सूची का विषय है। पहले नहीं थी, 1976 में 42 अमेंडमेंट 1976 में इसको समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा वाला तो सबको याद रहता ही है। जो डिसेबिलिटी है, अशक्तता है, वो राज्य सूची का विषय है, यानी कि अशक्तता पे जो भी कानून बनेगा वो राज्य के अंतर्गत बनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आया था, कन्वेंशन सम्मेलन हुआ था, इसका एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी फिर किसके पास हो गई? राज्य के पास हो गई। और अगर स्थानीय लेवल पे देखा जाएगा, मतलब लोकल लेवल पे, तो जो ग्राम पंचायत वगैरह होते हैं उनके पास ये अधिकार दे दिया जाता है कि उसका वो एग्जीक्यूशन करेंगे। अब आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो PWD एक्ट आया था वो आपका 1985 में आया था, और फिर बाद में सेकेंड वाला जो अपडेटेड वाला है वो 2016 वाला है। तो पहले हम लोग 1985 वाला देखते हैं। इसमें इन्होंने 7 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई थी। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई थी। 7 प्रकार की अशक्तता है, कौन कौन सी हैं? ब्लाइंडनेस, यानी कि पूरी तरीके से दृष्टि का ना होना, ठीक है। लो विजन, कम दिखाई पड़ना। लेप्रेसी क्योर्ड, यानी कि उपचारित कुष्ठ, उपचारित कुष्ठ में, उपचारित का मतलब है उपचारित तो है, मतलब उसको सही क्योरेबल है, लेकिन हाथों या पैरों में संवेदना का ना होना, सेंसेस का ना होना। साथ ही आँख और पलकों में भी संवेदना का ना होना, यानी कि थोड़ा बहुत जो आंशिक रूप से आप कह सकते हो कि पैरालाइज्ड हो जाना। और हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब वही सुनने में अक्षमता होना। तो इसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा कि 60 या अधिक डेसिमल की लॉस, अगर 60 या इससे अधिक की लॉस होती है तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट कहा जाता है। लोकोमोटर डिसऑर्डर बताया था कि शरीर के अंगों पे आपका मूवमेंट नहीं हो पाता, मतलब चलने फिरने और पकड़ने में ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। मेंटल रिटार्डनेस, मानसिक बीमारी। देखिए अब ये क्या, मेंटल रिटार्डनेस और मेंटल इलनेस को समझिएगा। मेंटल इलनेस में होता है कि जब पूरी तरीके से मानसिक का पूरी तरीके से विकास ना होना, अपूर्ण विकास, ठीक, इसको मेंटल इलनेस कहेंगे। लेकिन मेंटल इलनेस के अलावा जब थोड़ी बहुत समस्या होती है उसको मेंटल रिटार्डनेस कहते हैं, ठीक है। अब मेंटल रिटार्डनेस मतलब हल्की फुल्की वाली, मेंटल इलनेस खतरनाक वाली, ऐसे समझ सकते हो। इसी एक्ट में जो डिसेबल व्यक्ति है उस डिसेबल व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसमें 40% से अधिक डिसेबिलिटी है, मतलब जो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो 40% से अधिक है, तब उसको डिसेबल व्यक्ति बोला जाएगा। शिक्षा का अधिकार, जैसे हम लोग क्या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को है, समान बच्चों को, लेकिन जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था है। रोजगार की इस 1985 वाले में जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें रिजर्वेशन देने की बात 3% तक की गई है कि 3% तक डिसेबल व्यक्ति को रिजर्वेशन 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा डिसेबल व्यक्ति को, जिसमें से 1% तो सीधे किनके लिए है? जो देख नहीं सकते हैं
या फिर जिनके पास हियरिंग इम्पेयरमेंट है या फिर लोकोमोटर। तो 3% में से 1% किनके लिए है, एक तो जो देख नहीं सकते हैं, एक जो सुन नहीं सकते हैं, और जो लोकोमोटर वाले, लोकोमोटर या फिर सीपी वाला, सीपी मतलब वही सेरिब्रल पैल्सी जिसको बोलते हैं, डिसऑर्डर होता है जिनके पास। अब ये 80% या अधिक जो डिसेबल्ड के लिए सरकार संस्थान बनाएगी। इसी एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके 80% से अधिक डिसेबिलिटीज, उसके लिए अलग से इंस्टीट्यूट की सुविधा करेगी। सेंटर ने असक्त व्यक्तियों के लिए चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया है और कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। इसी एक्ट में ये बात कही गई है। क्यों? क्योंकि जितना भी काम किया जा रहा है डिसेबल लोगों के लिए, उनका क्रियान्वयन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको देखरेख के लिए ये कमिश्नर होंगे। अब आता है राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल। एक बिल आया था 2011 में, जो कि प्रिपेयर किया गया था नालसार के। बस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ये बिल कब आया था? 2011 में आया था। इसको तैयार किया है नालसार ने। नालसार का फुल फॉर्म है नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये आपकी हैदराबाद तेलंगाना की यूनिवर्सिटी है। क्लियर? अब जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यही चल रहा है। तो ये आपका 2016 में आया था। पहले कितनी डिसेबिलिटी थी? 7 थी ना 1985 वाले में। इसमें 14 और डिसेबिलिटी बढ़ा दी गई। तो अब टोटल कितनी हो गई हैं? 21 हो गई हैं। तो 14 नई बढ़ा दी गई। 14 के नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। 7 वाले तो आपको याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से अभी। और इसमें इसी एक्ट में जो रिजर्वेशन है वो 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। ठीक है, 3% से बढ़ा के 4% रिजर्वेशन डिसेबल लोगों के लिए किया गया है। ये डिसेबिलिटी एक्ट में डिफरेंट क्या है? इसकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, इसकी पहुंच ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जैसे वो सीमित था तो इसकी पहुंच ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हर जगह पे इनको सुविधाएं देना, लाइक बिल्डिंग वगैरह में स्लोप वगैरह की सुविधा हो जाना, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। अभी कौन कौन सी हैं 14, इनको भी याद करना है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम लोग ये रिवाइज करते हैं कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर, मेंटल रिटार्डनेस और मेंटल इलनेस। अब यहाँ पे 14 जो नेक्स्ट जोड़ी गई हैं उनको देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आपको आई थिंक आपको PDF में सही आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लाइंडनेस, लो विजन तो हमने पढ़ा ही था, लेप्रेसी क्योर पढ़ा था, लोकोमोटर डिसेबिलिटी पढ़ा था, ये तो हमने पहले से पढ़े थे, उनको पहले हम हटा देते हैं। और देखिए अब यहाँ जो मेंटल रिटार्डनेस है ना, उसी को यहाँ पे अपडेटेड वाले में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला गया है। क्योंकि मैंने बोला भी था कि वहाँ पे मेंटल रिटार्डनेस वर्ड को अच्छा नहीं माना जाता है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ड यूज़ किया गया है। मेंटल इलनेस हो गया, और कितने हो गए? 3 और 4, ये 5 6, एक और था, एक और कौन सा था? हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये 7 हो गए। 7 के अलावा नए जो देखते हैं, एक डॉफिस में बौनापन हो गया। सेरिब्रल पैल्सी मैंने बताया था, सेरिब्रल पैल्सी में क्या होता है? माइंड में कोई चोट लगने की वजह से, ये बीमारी नहीं है, चोट होती है एक तरीके की। ठीक है, और ये जितनी है उतनी ही रहती है, और इसमें इसकी वजह से लोकोमोटर डिसऑर्डर जो स्किल्स होती हैं उन पर काम नहीं कर पाते हैं बच्चे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, वही डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ अभी मैंने पढ़ा था ना, बहुबाधिता जिसको कहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सिकल सेल डिसीज़, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, मल्टीपल सीरियोसिस भी मैंने बताया था, अभी था उसमें। पार्किंसन डिसीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया था। एसिड अटैक विक्टिम, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मालूम है क्या है? डॉफिज्म आ जाता है और एसिड अटैक विक्टिम। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इनको वैसे याद तो सारे ही रखने चाहिए आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी डिसीजेज हैं। बस यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म। अब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये 14 के 14 अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि 7 तो स्टार्टिंग वाले याद हो जाते हैं, लेकिन ये जो बाद के 14 हैं इनको याद कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और काफ़ी मेहनत करती हूँ तो वीडियो शेयर कर देंगे तो अच्छा लगेगा। सो थैंक यू।